जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो आप चारों पेपर्स के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जब चारों पेपर्स आप दे चुके होंगे उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो 3 कैटेगरी में आप फॉल कर रहे होंगे। पहली कैटेगरी कि आप बिल्कुल पास हैं। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा है, एकदम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो आप श्योर होंगे कि आप पास हो जाएंगे, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी, जो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े थे, फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप सोचे अगली बार दे देंगे, ये तो वैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में डिपेंड होकर गया कि नहीं नहीं हो सकता है पास हो जाए, और आपको लग रहा है कि नहीं आप बिल्कुल भी पास नहीं होंगे, उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि एक सब्जेक्ट में लगता है 35-36 ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट में मैं इतना प्रेजेंट करके आया हूँ, क्या इतना मिल जाएगा। तो अगर आप असमंजस में एक दो सब्जेक्ट को लेकर हैं और एक दो सब्जेक्ट आपका अच्छा गया बहुत, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। आप सुनिए। अकाउंट्स पेपर जो है उसमें मैं बात करूं, अगर आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं और एक प्रॉपर वे में, मतलब जैसा एक क्वेश्चन होता है, जैसे पार्टनरशिप है, रिवैल्यूएशन बनाना रहता है, फिर कैपिटल अकाउंट था, फिर बैलेंस शीट, तो उसको आप उस वे में गए हैं तो स्टेप मार्किंग अवेलेबल है। आंसर गलत भी आएगा तीनों अकाउंट का, फिर भी आपका पोस्टिंग का नंबर दे दिया जाता है। तो अकाउंट्स में बहुत कम चांस है फेल होने का। 21 नंबर का आपके पास थ्योरी है डायरेक्ट, जिसमें कितना भी आप गलत करेंगे तो ट्रू फॉल्स एक दो गलत कर सकते हैं। रिटर्न में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो 5 से 6 नंबर, या मान लीजिए 7 नंबर भी कटेगा तो आपको 14 तो वहाँ मिलने ही वाला है। तो फिर आपका 11th क्लास का BRS हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब तो आप अकाउंट में आराम से पास होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट लॉ की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लॉ में पास हैं या फेल हैं। देखिए, लॉ को मैं रखता हूँ 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली कैटेगरी लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरी डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो पूछा है कि LLP और LLC के बारे में डिफरेंस बताइए, मतलब जिनको प्रोविजन फैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, उसे मैं दूसरी कैटेगरी में रखता हूँ। तो तीसरी कैटेगरी जो है वो है BCR, जो 40 मार्क्स का होता है वो। अब सुनिए, अब आपको इन चीज़ों से एनालाइज क्या करना है। सबसे पहले, क्या BCR जो है वो 30 मार्क्स से एम्प्ट करके आए हैं कि नहीं। अगर आपने BCR 30 मार्क्स से एबव अटेम्प्ट किए हैं और एक प्रॉपर वे में अपने ही लैंग्वेज में आप प्रेजेंट किए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो अब अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, फुल नहीं मिलता है, मुझे पता है। उसमें भी बिजनेस का जो टर्म्स हैं, कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स है जो यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है, जो असमंजस के केस रहता है स्टूडेंट्स के पास होंगे कि नहीं होंगे, वो उसी प्रकार के होते हैं जो अपने लैंग्वेज में लिख कर आते हैं। तो सुनिए, अगर आप अपने लैंग्वेज में लिख कर आते हैं तो एक मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर आप 30 एबव अटेम्प्ट किए हैं तो आपको BCR में चांसेस हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में एक दो की गलत है, वो डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वाला। दूसरी बात, BCR में मैक्सिमम तो अटेम्प्ट किए ही होंगे, मेरा मानना है। अगर आप 30 से एबव अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें कितना भी आप रखें, 17 to 20 इतना मार्क्स मिनिमम लेवल पे आप रख सकते हैं, अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर देकर आए हैं तो। आप कहेंगे क्यों, 30 से एबव अटेम्प्ट किया तो उसमें मेरे को तो 30 मिलनी चाहिए। BCR में मैं एक मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज कि आपका उसमें 20 ही आया हो, आप 30 से एबव अटेम्प्ट किए हो, 30 आ रहा हो, 30 नहीं 20 आ रहा हो, ठीक है। पहले थर्ड कैटेगरी जो था BCR, उसमें मान लीजिए आपका 20 भी नहीं मानिए, मिनिमम लेवल 15 मानिए, ठीक है। लेट अस सपोज आप प्रॉपर वे में आप लिख कर रहे हैं, अपना लैंग्वेज यूज किया है, 15 मार्क्स आपका आ रहा है BCR में। अब आइए दूसरी कैटेगरी, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका था वो 35 मार्क्स का वो भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी 35 मार्क्स का था। 40 मार्क्स का था, एक ऐसा होता है स्किपेबल होता है जो आपको 5 या 6 क्वेश्चन में से एक बनाना होता है। लेटेस्ट पति 35 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसमें ना प्रोविजन लिखना है ना आपको कंक्लूजन निकला है, कुछ नहीं वैसा लिखना है, डायरेक्ट जो पूछा क्वेश्चन उसी के बेस पे थ्योरी लिख देना है। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं 35 मार्क्स से 40 मार्क्स के, उसमें आप कितना अटेम्प्ट किया। लेटेस्ट सपोज एक दो गलत भी हो गया या फिर एक दो छूट गया हो, तो अगर वहाँ पे आप 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं तो आप वहाँ पे 20 एकदम अपना जो है वो उस पर सील मार दीजिए, उतना 20 मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, लिखने की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस अटेम्प्ट कर लिया हो गया, नहीं, आपको पता है कि हाँ वो चीज़ आप लिखे हैं। हाँ, एक दो में हो गया कि 5 पॉइंट लिखना था, 4 पॉइंट लिखे, हो सकता है एक क्वेश्चन आप नहीं बनाए, लेकिन मैक्सिमम उसमें भी बनाए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसको भी। तो लेटेस्ट सपोज अगर वो 35 मार्क्स का था, उसमें सी आपका है, ठीक है। तो 20 इधर और 15 जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वाला, जो वो BCR वाला था। तो
तो डायरेक्ट और बीसीआर ये दोनों मिलाकर आपका 35 हो जा रहा है, जो मिनिमम लेवल पे। अभी भी आप 45 या 50 तक आ गए होंगे जब इतना अच्छे से किए होंगे बीसीआर और डायरेक्ट क्वेश्चन तो। लेकिन लेटर सपोज कि आप 35 तक ही। अब आइए लॉ बेस्ड वाले क्वेश्चन पे। उसमें भी क्वेश्चन जो थे वो 35 मार्क्स के थे। तब उसमें भी अगर गलती भी होगी, लेटर सपोज कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं मिले, फिर भी 1-2 तो जरूर होंगे जिसमें कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें 3 टाइप का पूछा था कि हाँ किस एक्सटेंट तक पैसा ले सकता है, क्या वो और पैसा ले सकता है, क्या उसके ग्रैंड मदर से रिकवर कर सकता है। तो इस तीनों में जो है मान लीजिए नीचे कंक्लूजन गलत भी हो जाता है तो फिर भी बाकी 2 कंक्लूजन के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चांसेज हैं। कितना हो गया अब इतना, इस भी अब यहाँ पे अगर मिनिमम लेवल पे आप 10 नंबर भी काउंट करेंगे लॉ बेस्ड वाले से तो आप तो 35 + 10 45 यहाँ पे तो आप पास हो जाएंगे। और एक तो कि जो ईसीआर में 2 मार्क्स का गलत था वो, और एक लॉ में जो है वो 4 मार्क्स का ओपीसी वाला आउट सिलेबस, तो उससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 to 6 मार्क्स आपको कंफर्म मिलने वाले हैं। तो अब आप खुद डिटरमाइन कीजिए कि तीनों कैटेगरी मिलाकर आपका लॉ बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है 35 मार्क्स का, उसमें मिनिमम भी आप ला रहे हो या लेटर सपोज नहीं ही है, लॉ बेस्ड में बिल्कुल नंबर नहीं है आपका, वहाँ पे आप 0 है, फिर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चनों का पूरा अटेम्प्ट किए हैं, एक सीक्वेंस में आंसर दिए हैं। 1-2 हो सकता है छूट गया हो, या 1-2 में आपको लग रहा है कि हाँ 5 पॉइंट लिखना था, मैंने 4 पॉइंट लिखा। फिर भी मान लीजिए अगर 20 भी आता है तो बीसीआर जो 40 मार्क्स का है, जिसको आप पूरा फॉर्मेट में अगर आप प्रेजेंट किए होंगे, 1-2-4 क्वेश्चन अगर गलत भी है 1 मार्क वाला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 20 वो देगा ही देगा। तो आप यहाँ पे तीनों कैटेगरी मिलाकर अब आप खुद डिटरमाइन कीजिए कि आप पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो वो ऐसे नहीं आईसीआई दे देती है, आपको 200 एग्रीगेट में क्रॉस करना होगा, तभी आपको 1-2 सब्जेक्ट में अगर आप 37-38 ऐसे ला रहे होंगे तो आपको जो है वो पास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल ला रहे होंगे 197 और एक सब्जेक्ट में 37 तो पास कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आपको एग्रीगेट 200 क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी एक सब्जेक्ट में आपको जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। खैर, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में कुछ लोग ठान के जाते हैं कि नहीं 60 मेरे को अटेम्प्ट करके आना है, 50-60 चाहे जो हो जाए। तो भाई 50-60 आप अटेम्प्ट कीजिए, गलत नहीं है, मैं नहीं कहता कि आप पास नहीं हो पाएंगे। जैसे लॉ में 3 कैटेगरी में मैं बांट दिया कि आप बीसीआर में मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आएंगे 30% से, मतलब 30 मार्क्स से अब सिर्फ बीसीआर में, वहाँ पे आप 15 मान लीजिए कि आपको आ रहा है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो 35 से एबव थे, तो वहाँ पे भी आप मान लीजिए कि 20 ही आए 35, और डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा फिर जो लॉ बेस्ड वाले आए तो उसमें 0 भी आए, तो ग्रेस मार्क्स वाला आपको जो है वो देकर पास। इस बार ग्रेस तो वैसे भी है क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो मिनिमम लेवल पे भी मैं जाऊँ, जो बिल्कुल मैं मिनिमम लेवल पे गया हूँ, इतना मिनिमम लेवल पे कोई नहीं जाएगा। इतना आप अटेम्प्ट किया इतने अच्छे से, फिर भी इतना मिनिमम लेवल पे गया कि आप 30 क्या 40 आप बना कर आए हो, उसमें मैंने सिर्फ 15 लिया। एक और था जिसमें आप 30 से फिर भी उसमें 20 लिया, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं सही आंसर के, ठीक है। फिर भी आप उसमें आप देखें कि आप उसमें पास होने वाले हैं बहुत आसानी से। ऐसा नहीं कि बस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको पता होगा कि हाँ कितना आप सही लिखे हैं, और सच में क्या आप जितना क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन, पूरा बीसीआर और लॉ बेस्ड वाले को मैंने थोड़ा थोड़ा लिया था कि हाँ उसमें नंबर है चांसेस कटने की नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी वो देखा जा रहा है वहाँ पे कि आप पास हो सकते हैं। मैथ्स की बात करूँ तो मैं बात किया कि बहुत लोगों का ये मानसिकता होता है कि 50 to 60 अटेम्प्ट कर लेना है चाहे जो हो जाए। इस बार जो है 50-60 अटेम्प्ट कर लेना है, ऐसा भी होता है। तो सुनिए, फर्स्ट आवर या फिर किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रुक कर काउंट किए होंगे कि आप कितने क्वेश्चंस बना चुके हैं, और ये कब काउंट किए होंगे, जब आप एक सीक्वेंस में पूरा प्रॉपर आंसर देते गए होंगे और पूरा आप एक बार आंसर दे दिए होंगे, मतलब जितने सारे क्वेश्चन में से आसान क्वेश्चन थे वो आप सोल्व कर चुके होंगे, फिर आप काउंट किए होंगे। तो अगर आप वहाँ पे 40+ हो गए थे, व्हाट आई एम टेलिंग, सुनिएगा, अगर वहाँ पे आप 30+ हो गए थे, 40+ हो गए थे, सॉरी 40+, तो बात आगे आप क्या किए होंगे, आगे आप किए होंगे 10-12 क्वेश्चन और किए होंगे। मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एक बार आप 40+ हो गए होंगे तो फिर आप क्या किए होंगे, फिर आप कैलकुलेशन करना शुरू किए होंगे। नहीं, अब क्वेश्चन 4-5 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, या फिर 10 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 1-2 में हो रिस्क ले सकता हूँ कि जो मन में आया उसको मार दिए, बाकी में मेरे को कैलकुलेशन करके अच्छे से लाना है। तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होगा, वो लोग पास होने वाले हैं। क्योंकि एक बार जब आप एक सीक्वेंस में बनाते जाते हैं ना, और आपका आंसर आ रहा है, आप टिक मार रहे हैं, आंसर आ रहा है टिक मार रहा है, वैसे में 40+ आप अटेम्प्ट किए हों और आगे भी 10-15 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 8 से 9 आप करेक्टली सोल्व किए हैं, आपको पता है कि हाँ, फिर आप मेहनत भी किए थे उन क्वेश्चंस पे,
और ऑप्शन जो था वो करेक्टली आ रहा था, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं बात है आपको। लेकिन वैसे लोग जो 40 तक उनका सही नहीं आ रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती वो 50 तक गए, 60 तक गए, तो उनको दिक्कत होने वाली है। अब लेटर सपोज आप 36 37 बना पाए, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, तो वो तो वैसे भी 40 नहीं हुआ। तो ग्रेस तो मिल सकता है आपको कब, जब 200 आप ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स मिलाकर आप क्रॉस कर जाएंगे, तब हो सकता है 3 से 4 मार्क्स आपको देकर पास किया जाए। लेकिन अगर आप वहाँ पे एग्रीगेट भी नहीं क्रॉस कर पाए, फिर तो दिक्कत है, आपको नहीं पास हो पाएंगे। आप खुद डिटरमाइन कीजिए खुद को कि जब आप एक बार काउंट किए थे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आप एक दो स्टार्टिंग में ही जो है वो मार देते हैं ऐसे ही, नहीं। जो बेवजह जो बुझाए वो मारने वाला सिस्टम मुझे भी पता है, लास्ट टाइम पे मारते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट बचता है तब। लेकिन उससे पहले क्या 40 प्लस आप स्कोर कर रहे थे, उसके बाद आप कितने क्वेश्चंस पे रिस्क लिए हैं? आपको 4-5 से ज़्यादा पे रिस्क नहीं लेना था। 4-5 से ज़्यादा पे आप रिस्क लिए, फिर रिस्क ही रिस्क लिए हैं, तब तो दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर पूरा रिस्क नहीं लिए हैं, ठीक है, आप 40 तक गए थे, या फिर लेटर सपोज 37 तक ही गए थे, फिर आप जो 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें देखा आपने कि 5 से 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्टली सोल्व किए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप उतना करेक्टली आप सोल्व किए हैं तो हो सकता है आप आराम से पास हो जाए। लेकिन मैथ्स में क्या है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम आपको मिल ही जाएगा। बहुत लोग हैं वो सिर्फ टिक मारने पे ध्यान देते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। मैथ्स में आपको याद होगा कि हाँ आप किस कैटेगरी में हैं, आपको ये भी याद होगा कि हाँ आपका जो स्कोर है वो किसके बीच में आने वाला है, तो आप खुद इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अब 4 पेपर की, इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में भैया जो लोग ये चीज़ सोच कर गए होंगे कि अरे इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान है, इसमें क्या 50 प्लस आसानी से, हाँ आसानी से ही मिलता है 50 प्लस इकोनॉमिक्स में। थोड़ा सा भी आप मेहनत करके गए हो तो मैथ से ही तो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर आप इसमें नंबर नहीं लाए ना भैया, तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि यही है जो एग्रीगेट आपको बनाता है। एग्रीगेट में अगर किसी को आप कह सकते हैं तो वो है आपका इकोनॉमिक्स। जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, आप 36 37 आप बनाए थे, बाकी में 4-5 में आप मेहनत करके सोच कर फिर भी आप क्लिक कर लिए थे क्वेश्चन, तो आपका मान लीजिए 40 आ गया। वैसे कर करके बाकी सब्जेक्ट में भी आ गया। लेकिन अगर सारे में बाकी में 50-50-50 नहीं आया तीनों में, या फिर तीनों को मिलाकर आपका 150 नहीं हुआ, तो 4th पेपर में अगर आपका 50 से ऊपर नहीं आता है, तब आप फेल हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें लोग 90 तक भी अटेम्प्ट करते हैं और 45, 46 या फिर 50 लाते हैं। रीजन कि वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, और जो ऑप्शन दिखता है उसको तुरंत से वो वहाँ पे पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट मेकर है, इतना ध्यान रखिएगा। हर कोई कहता है, चाहे सीनियर्स हो या फिर जो लोग एग्जाम दिए हैं वो, कि अगर आप एक बार फाउंडेशन में 3 पेपर दे दिए, आपको डर है, तो उस डर को हटाने का कोई काम कर सकता है तो वो है इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो स्कोर करना काफ़ी ईजी है। 60 to 70 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई किए हों तो। अगर आप सोचेंगे कि नहीं इकोनॉमिक्स को तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इकोनॉमिक्स और बीसी के एक ऐसा है जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैथ से ही पूछे जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीसी के में तो चलिए मानिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, लेकिन उस पर भी कॉन्सेप्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बातें जो है ना वो छोटी छोटी पॉइंट से उठाकर डाल देता है, तो वहाँ पे आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो इकोनॉमिक्स जो है अगर ये आपको अच्छे से नहीं गया है, आपको लग रहा है इसमें भी 50 तक आएगा, तो बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो रिस्क पे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि एग्रीगेट कोई बना सकता है तो वही इकोनॉमिक्स। ये डिटरमाइन आपको करना कि क्या आप इकोनॉमिक्स में कितने % तक, क्योंकि अब तो आंसर अवेलेबल है यूट्यूब पे, कि आप कितने % तक सही हैं, क्या उसमें आपको 60 प्लस आ रहा है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन तीनों मिलाकर 150 प्लस आ रहा है या नहीं। कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? अकाउंट में तो आपका स्टेप मार्किंग है। आप एक अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी अकाउंट के रहे होंगे, फॉर्मेटिंग पता होगा, पार्टनरशिप का, कंपनी का, और BRS और एवरेज ड्यू डेट, ये सब क्वेश्चन है, तो उसमें आप पास होने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है अटेम्प्ट कर लेने पर। ज़्यादा मैक्सिमम की जरूरत नहीं, उसमें तो स्टेप मार्किंग है। बात करते हैं लॉ की, तो लॉ में 3 कैटेगरी। डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं बात किया कि LLP LLC ऐसे की डिफरेंस पूछता है, जिसमें आपको फैक्ट प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप आंसर देते हैं, उसको आप काउंट कीजिए। पहला कैटेगरी कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है या नहीं, पूरा क्वेश्चन, या फिर 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया हो, या फिर हो सकता है 1-2 में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो भी आप वहाँ पे जो 35 to 40 है उसमें मान लीजिए आपका 20 है, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में तो ज़्यादा चांसेस है नंबर मिलने का। वहाँ पे तो नंबर नहीं करता कि आप प्रोविजन नहीं लिखे,
कंक्लूजन आप नहीं लिखे, वैसा लिखना ही नहीं है, फैक्ट या फिर कंक्लूजन, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, सीधा कुछ कंक्लूजन ही लिखना है, उसमें जो पूछा वो सीधे लिखिए। और फिर VCR जिसको आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना था 30 है, वो दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा जो प्रोविजन बेस्ड वाला, हो सकता है आपका उसमें 2-3 क्वेश्चन सही भी हो जाए, मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग को तो हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे, तो आप लॉ में पास हो जाएंगे इस तरीके का है। तो अगर आपको लग रहा है नहीं लॉ बेस्ड वाले सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को 20 मार्क्स का ही बनाया था, 20 मार्क्स का VCR बना, फिर आप रिस्क में, फिर आप पास होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लॉ में जो है वो एक लैंग्वेज मांगता है और VCR में एक फॉर्मेट मांगता है। तो वहाँ पे आप चूके तो आप जो है वो फिर रिस्क में है, नहीं तो अगर आप उसमें अच्छे गए हैं तीनों कैटेगरी आपके, तो आप पास होने वाले हैं। और मैथ्स में तो है ही, मैथ्स में तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यहाँ पे लिखना थोड़े, यहाँ पे तो आपको अगर आप गलत लिखे हैं तो वहाँ पे 0.5 भी जाएगा माइनस में आपको करेक्ट आंसर में से। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप 45 अटेम्प्ट कर लिए और बाकी 10-15 जो है सीधा मार दिए और आप पास हो जाएंगे, 15 और मार दिए नहीं, उसमें फिर आप रिस्क पे हो जाएगा। 15-20 जो क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की जो ये जो मानसिकता है वैसा नहीं है। देखिए मैथ्स में क्या होता है कि लोग 40 लाकर भी पास होते हैं, क्या लगता है आपको? 40 लाकर पास होने का मतलब क्या है? यही है कि उनका जो वो जो नंबर जो आ रहा है मैथ्स में वो 41, 30 और 8 के बीच में ऐसे आ रहा होगा, इसलिए उतना उनका मार्क्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब अगर आप वो हो सकता है 50 अटेम्प्ट किए होंगे, हो सकता है 60 अटेम्प्ट किए होंगे, गलत होने के कारण निगेटिव में चले गए, तो वो चीज़ भी ध्यान देना है। मैथ में बहुत रिस्क है आपको, आप ये खुद से पूछ कर देखिए कि जब पहली बार आप काउंट किए थे तो 37 इतना आ रहा था या नहीं, 37, 38 जो भी है उसमें आप मैक्सिमम करेक्ट था कि नहीं, मतलब 40 तक तो करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 37 अटेम्प्ट किया 40 करेक्ट हो। 40 फिर आप बनाए होंगे 4-5 क्वेश्चन और, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि नहीं आपके पास टाइम अभी भी है, अभी आप काउंट किए हैं तो और आप अटेम्प्ट करेंगे तो और आप अटेम्प्ट किए भी होंगे। तो वो टोटली चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन, क्या आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ तुक्के मार कर बनाए, अगर वो बनाए तो आप रिस्क पे हैं, नहीं तो अगर आप 45 मार्क्स तक अच्छे से गए थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। 1-2 क्वेश्चन शायद मैथ्स में भी गलत था तो उस पर भी ग्रेस मिलने वाला है। और इकोनॉमिक्स लास्ट में आपको जिसे सबसे ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, क्यों? क्योंकि यही है जो एग्रीगेट 200 बनाने में आपकी हेल्प करता है। बाकी 3 सब्जेक्ट में तो ठीक है, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, उतना नंबर स्कोर नहीं कर पाए, 40-45 ऐसे ला पाए तीनों में, तो एग्रीगेट मेकर कौन होगा? फिर आपका एग्रीगेट मेकर इकोनॉमिक्स ही होगा, जिसमें आप 70 एबव आराम से ला सकते थे मेहनत करके। थोड़ा सा ही मेहनत है उन लोगों की, जितना नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि किस कैटेगरी में आप हैं और ये चीज़ डिटरमाइन कीजिए कि हाँ पास होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 मार्क्स के लिए आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो आप फेल ही हो जाएंगे। हो सकता है, मैंने तो मिनिमम लेवल पे काउंट किया है, हो सकता है पास भी हो जाए। तो अगली वीडियो में जो है उसमें हम और चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अच्छे से बात करेंगे, और निगेटिविटी में नहीं रहना है। आपके पास 6 महीने इसलिए नहीं दिया जाता कि हाँ आप फेल हुए हैं, आपको इसलिए दिया जाता है कि अपने आप को फिर से आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो साल भर आपका वेस्ट नहीं होने वाला, 4 से 3 या 4 महीने ही वेस्ट हो गए, क्यों? क्योंकि वैसे भी फरवरी में आएगा, तो फरवरी में आ जाएगा तो मार्च अप्रैल मई यही तो टाइम है जो आपके पास है, 3.5 महीना और 4 महीना, जिसके बाद आपको फिर से दोबारा अटेम्प्ट देना है। ऐसे कि सबसे बड़ी फ़ायदा यही है, आपके पास जो है वो 6 मंथ के विदिन 6 मंथ ही एग्ज़ाम हो जाता है। तो साल भर तो वेस्ट नहीं होने वाला। तो एक कोई बात नहीं भी होगा तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार में मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, या मे भी सेकंड अटेम्प्ट वालों का कुछ दिक्कत हो जाता है, तो उस केस में उनका थर्ड अटेम्प्ट हो जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से पढ़ाई कीजिए, आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं कि कुछ आप 100 नंबर से फेल हो जाएंगे, अगर ऐसा है तो यानी कि आप पढ़े नहीं थे, तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। अगर 10-15 नंबर से फेल होंगे तो आपके जो पास होने वाले हैं, जिनको लेकर आप टेंशन लेते हैं कि नहीं वो तो हो गया मेरा नहीं हुआ, सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि मेरे साथ वो था उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो सुनिए, उस केस में कहाँ कितने नंबर से वो आपसे आगे था, 10, 15, 20, बस ना, कोई बात नहीं है, उतनी तक आपको और मेहनत करनी है और उसे आप पकड़ लेंगे। कौन सा 6 महीने में वो तीर मार लेगा सी इंटरमीडिएट में। तो अपने आप को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए, और अभी टाइम है, आप आराम से रहिए। फरवरी में आपका जो है रिजल्ट आएगा, सेकेंड वीक में, उसका इंतज़ार कीजिए और चिल कीजिए। वैसे भी नया साल आने वाला है।